तो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ गुड एंड फाइन। सो आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव सेटल सम टर्म्स लेफ्ट, तो उन टर्म्स को पहले हम समझते हैं एंड देन वील गो टू गैस लॉज। देखते हैं अगर आज वो टर्म्स कंप्लीट हो गई सो वील बी ऑल्सो टेकिंग गैस लॉज टुडे। तो उससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर देखा है सो दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डैश इज़ द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट, उस प्रोसेस का, उस चेंज का नाम बताइए जिसमें हम एक सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर देखा है तो तभी आप इसको आंसर करेंगे और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, राइट। तो कोशिश करते हैं हम आज की गैस लॉज हम आज स्टार्ट करें। तो जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी हियर वी हैव अ क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट, right? So most possibly at the end of the lecture you should be able to answer this question. Charles law is observed at constant volume and pressure, constant temperature and constant pressure. All right, okay then, so let's start with our today's session. ऑल राइट, सो आज हमारा जो सेशन है, पहले तो हम आज बात करेंगे वी हैव अ सोल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एज, आपने नाम शायद सुना होगा, इसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, राइट। कोलाइडल सोल्यूशन, अब नाम से कुछ लगता है कुछ ये नई चीज़ होगी, बट अक्सर हमारी लाइफ में हम अक्सर कोलाइडल सॉल्यूशंस के साथ हर दिन हर रोज़ डील करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अगर मोटी मोटी एग्जांपल्स दूँ, जैसे हमारा ब्लड है, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हमारा हो गया मिल्क इज़ देयर, राइट, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ऑल राइट, सो दीज ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप सोचोगे कि इनमें ऐसा क्या खास है कि हम लोगों ने इस सॉल्यूशंस को एक अलग टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। तो बेसिक डिफरेंस यही है। पहला तो आपको याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, राइट। इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम बोल सकते हैं इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है। हमने पिछले लेक्चर में बात की है इसके बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में ये है कि दैट पार्टिकल साइज, एक्चुअली यही डिफरेंस है कोलाइडल सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस के दरमियान। इसका जो पार्टिकल साइज होता है, दैट इज़ अराउंड 1 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 100 नैनोमीटर्स, ठीक है ना। तभी एक सोल्यूशन को हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे जब उसका साइज होगा बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स। फ़र्ज़ करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स का साइज़ है लेस देन 1 नैनोमीटर्स, राइट, तो देन इट इज़ नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन। फिर हम इसको कहेंगे ट्रू सोल्यूशन, राइट। फिर हम इसको क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे सो दैट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। और अगर आपका पार्टिकल साइज जो है इफ़ इट्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सस्पेंशन, राइट। तो इसको क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन। जैसे आप सैंड, क्ले अगर आप डिज़ोल्व करना चाहोगे वाटर में, वैसे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, आप क्लियरली देख सकते हो उन पार्टिकल्स को, सो दैट इज़ कॉल्ड योर सस्पेंशन। इन दोनों के बीच में है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन 1 to 100 नैनोमीटर्स, राइट। अब जैसे कि सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ट्रू सोल्यूशन का हम सॉल्ट को कहते हैं सोल्यूट और वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट। यानी कि जो कम क्वांटिटी में हम डिज़ोल्व करते हैं ना उसको कहते हैं सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है जैसे वाटर है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजी अलग है। जो हमारा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, राइट,
डिस्पर्शन मीडियम उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्सिड फेज, मतलब जो आप डिसॉल्व करोगे एक लिक्विड में, ठीक है ना, और जो लिक्विड होता है विच इज़ अ सॉल्वेंट, उसको हम यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बल्कि डिस्पर्शन मीडियम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, राइट। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की मैंने आपको बोला कि वी हैव वेरियस एग्जांपल्स, राइट। दिन रात हम कोलाइडल सॉल्यूशंस देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोलाइडल सॉल्यूशंस की एक और प्रॉपर्टी याद रखिए कि दैट दे कैन स्कैटर लाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर सोल्यूट पार्टिकल्स। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल वेन एवर यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम, ठीक है ना, आप एक रूम में बैठे हो, उधर अंधेरा है और थोड़ा सा कहीं से कुछ कोना जो है उधर से कुछ लाइट आ रही है, और जब वो लाइट आपके रूम में आ रही होती है ना, तो आप देख सकते हो कि उस लाइट की वजह से जो अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, राइट, वो विजिबल हो जाते हैं बिकॉज दे आर स्कैटरिंग दैट लाइट। तो आप उन डस्ट पार्टिकल्स को बिल्कुल देख सकते हो विच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। सो देयर फॉर वी सी दैट कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो जो है लाइट को स्कैटर करते हैं, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज टिंडॉल इफेक्ट, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिंडॉल इफेक्ट इज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज शोन बाय दी कोलाइडल सॉल्यूशंस, राइट। एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राउनियन मूवमेंट इज शोन बाय। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? आप मानो कि एक कोलाइडल पार्टिकल है, राइट। ये हमेशा जो है ना एक जिग जैग मोशन में होता है। जैसे ये एक कोलाइडल पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली इट इज़ ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन मूविंग हेयर एंड देयर। तो इस रैंडम मोशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन, जिगजैग पाथ जो ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ना कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो है हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, दे डोंट सेटल एट वन प्लेस, तो दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये हो गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस का बेसिक्स। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। तो नाउ कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे आपका वी हैव अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज कोगुलेशन, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं कोगुलेशन से। आप देख सकते हैं ना कि वेन एवर समबडी अगर किसी इंसान को कुछ चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि वो जो ब्लड फिर वहाँ से निकलता है, वो ब्लड आफ्टर सम टाइम जो है वो जम जाता है, उसको हम कहते हैं कोगुलेट होना, ठीक है ना। हम उस ब्लड को या ब्लीडिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली बाय अप्लाइंग FeCl3, इसको हम कहते हैं कोगुलेंट, ठीक है ना। अगर आप FeCl3 लगाओगे तो वो ब्लड को जो है उसकी ब्लीडिंग हम बंद कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं, खून जो है ना वो जम जाएगा एक जगह, उसको कहते हैं कोगुलेशन। और यही कोगुलेशन प्रोसेस जो है इसका यूज़ हम करते हैं एक और प्रोसेस में, दैट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, राइट। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ करते हैं। अगर मानो कि आपके वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो आप यूज़ करते हो एक सब्सटेंस जिसका नाम है एलम, राइट। एलम हम यूज़ करते हैं, वो वाइट कलर का आता है, वो सॉल्ट जैसा होता है। तो वो एलम जो ही आप वाटर में उसको आप इमर्स करते हो ना, तो वो क्या करता है, उन सारे डस्ट पार्टिकल्स को एक जगह कोगुलेट करता है एंड दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम कोगुलेशन से हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को कोगुलेट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। अब इसमें एक और चीज़ है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हैव अ लुक एट दिस। सी लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल
अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, मतलब आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर सकते हो, राइट, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एरोसॉल। तो इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बट इसको आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो इट्स कॉल्ड एरोसॉल। जैसे हमारा फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया, देखिए ये सारी एग्जांपल जो है ना कोलाइडल सॉल्यूशंस की एग्जांपल है। इन सभी में जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज़ 1 to 100 नैनोमीटर्स। ऑल राइट, तो जो सॉलिड है, सॉलिड इन गैस इसको भी हम बोलते हैं एरोसॉल। जैसे आपका स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, राइट। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड, तो गैस एंड लिक्विड दिस इज कॉल्ड एज अ फोम, जैसे शेविंग क्रीम है, राइट। और लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन कहते हैं, दैट इज मिल्क एंड फेस क्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है दैट द कोलाइडल solution milk is which type of collide? It is an emulsion, that is liquid in liquid। उसमें dispersed phase भी liquid है और dispersion medium भी liquid है, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ और है, ये मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे दी है तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, बिल्कुल एक आपको याद करना है कि गैस इन सॉलिड होगा तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड होंगे तो उसको क्या कहेंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी, आप याद कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये आपको अब समझ आ गया होगा, राइट। तो अगर आपको याद होगा यस्टरडे वी टॉक अबाउट, हमने बात की थी सब्लिमेशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सब्लिमेशन बेसिकली एक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का एक ज़रिया भी है, तरीका भी है, क्योंकि सब्लिमेशन से हम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम कुछ और भी ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ऑल राइट। तो पहला ही हम देखेंगे यहाँ पे डिस्टिलेशन। तो आई होप कि डिस्टिलेशन नाम जो है आपने सुना होगा। वन जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसका साइज रिड्यूस करता हूँ, ऑल राइट। तो देखिए जी, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट। वी हैव अ सेपरेशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये छोटी छोटी टर्म्स है, राइट, बट है इम्पॉर्टेंट क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, दिस इज़ ऑल अ बेसिक साइंस, ओके। तो डिस्टिलेशन, आप मानो कि ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि ये मेरे पास एक फ्लास्क है, कुछ भी है, एक फ्लास्क है या बीकर है, ठीक है ना, कुछ भी आप समझ सकते हो। और इसमें मैंने रखे हैं 2 लिक्विड्स, ठीक है ना। आई हैव 2 लिक्विड्स इन इट, इसमें मैंने 2 लिक्विड्स रखे हैं, राइट। रिमेंबर 2 लिक्विड्स है इसमें, 2 लिक्विड्स आर देयर, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन 2 लिक्विड्स में से जो है एक को सेपरेट करूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 2 लिक्विड्स है इनमें डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इनमें क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आपको याद होगा हमने कल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। तो इनका मानो कि लिक्विड ए है, इसमें लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर सी बात है ये बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग है। अब मानो कि मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मानो कि मैं इसको हीट कर रहा हूँ। अब ये पहले पहुँचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा ना। अब जो ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो ये वाला जो लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस वाला, इट विल स्टार्ट टू बॉयल और इसके वेपर्स बनेंगे और ये यहाँ से बाहर जाएगा। अगर आपको कोई मैकेनिज्म होगा आप इसको ट्रैप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको जाने देना चाहते हो सो दैट्स आल्सो फाइन, क्योंकि आप जब तक इसको कंटिन्यूसली हीट करोगे ना तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ये जो लिक्विड ए है ये पूरा जो है इधर से इवेपोरेट हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट यू आर ओनली लेफ्ट विद लिक्विड बी। तो इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वोलेटिलिटीज और बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटिलिटीज का मतलब होता है वेपर बनाना, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा वोलेटिलिटीज तो बॉइलिंग पॉइंट ही याद रखिए। ये इन ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस हो। वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ईथर, फॉर एग्जाम्पल we can separate mixtures of ether
ओके, वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ईथर एंड टॉलुइन, ये केमिकल्स है राइट, ईथर एंड टॉलुइन। बेंजीन एंड एनिलीन को सेपरेट कर सकते हैं, बेंजीन एंड एनिलीन को सेपरेट कर सकते हैं राइट। तो मेरे ख्याल में इसमें इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये जो हमारा ये टेक्निक है, इसमें सेपरेशन किसकी बुनियाद पे होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके पास दो लिक्विड्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो आप उनको हीट कर सकते हैं। एक जो है लिक्विड पहले ही बॉयल हो जाएगा और वो बाहर आएगा राइट, तो यू आर लेफ्ट विद सेकेंड लिक्विड। तो आपने दो लिक्विड्स को सेपरेट किया, ठीक है ना, आपने दो लिक्विड्स को सेपरेट किया। अब इसी के रिगार्डिंग एक और टर्मिनोलॉजी भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन जो एपैरेटस होता है ना, जो इसमें हम एपैरेटस यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन एडवांटेज ये है, ये एक ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करता है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत कम होता है, वेरी लेस डिफरेंस इज देयर, ऑलराइट, वेरी लेस डिफरेंस इज देयर इन द बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है ना, आपके पास एक मिक्सचर है और फॉर एग्जांपल मिक्सचर में है ए सब्सटेंस, ए लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो है बी, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है 104 डिग्री सेल्सियस। अब दिस इज़ वेरी क्लोज, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है ना, क्योंकि 100 से 104 तक पहुंचना कोई बड़ी बात है नहीं। आप ए को करोगे सेपरेट और उधर से बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा और वो भी इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा, तो मुश्किल है। तो देयरफॉर वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप बोलोगे कि सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कैसे इनको सेपरेट करेंगे? एक्चुअली उसका एक अलग से apparatus आता है और उसमें हम जो है यूज़ करते हैं एक कॉलम, दैट इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, वी आर यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ग्लास बीड्स का बना होता है, तो वो एक्चुअली सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है ना, तो वो दैट गिव्स मोर टाइम फॉर एग्जांपल लिक्विड ए टू गेट सेपरेटेड, राइट। तो वो इसका बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है, आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज है, ठीक है। जैसे आपका हो गया प्योर डीजल, वी कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, बहुत इन मिक्सचर्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ओवरलैपिंग होता है, बहुत क्लोज होता है, कम डिफरेंस ही होता है इसमें, राइट। तो ये हो गया हमारा जी डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप कि इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। फिर एक और टर्म आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी, ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। अब मुझे लगता है पहले इसको थोड़ा रिमूव करेंगे, दैट विल बी गुड, तो सो दैट कि हमारे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो, ऑलराइट। ओके, सो ये तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, अब क्रोमेटोग्राफी हम पूरा नहीं देखेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी तो एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन वील जस्ट ट्राई टू सी कि प्रोसेस है क्या और इसमें हम क्या करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है, क्रोमा जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ बेसिकली फॉर कलर, ऑलराइट। तो ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं या फिर प्योरीफिकेशन करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी में। ये जो टेक्निक है सबसे पहले डिस्कवर की थी किसने, स्वेट, ही वॉज अ बॉटनिस्ट,
राइट। तो वो प्लांट पिगमेंट्स के साथ डील कर रहा था, ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं। पहले ये भी आप याद रखो कि क्रोमेटोग्राफी जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन differential it is based on differential adsorption. It is based on differential adsorption. वो क्या होता है differential adsorption? देखिए जी, मान लीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है ना। उस मिक्सचर में फॉर एग्जांपल कुछ कलर्स है, जैसे ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। आप ये चाहते हो कि इन कलर्स को मैं अलग अलग सेपरेट करूं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, समझने के लिए हम एक टाइप को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉलम होता है, राइट। हमारे पास एक कॉलम होता है, ठीक है ना। और ये कॉलम जो होता है, ये कॉलम जो होता है, इसमें अंदर कुछ एड्जॉर्बेंट लगा होता है, ठीक है ना। वो एड्जॉर्बेंट क्या करता है, उसी के साथ जो है सब्सटेंसेस यूजुअली एड्जॉर्ब होते हैं। एड्जॉर्ब का मतलब होता है चिपकना, ऐसे अगर हम बोलेंगे आम भाषा में, तो चिपकना, वो एड्जॉर्ब हो जाता है उस पर, ठीक है ना। तो इसमें एक एड्जॉर्बेंट होता है। अब मानो कि इस एड्जॉर्बेंट पे मैं कुछ बैंड ऑफ कलर्स जो है, मैंने एक मिक्सचर लिया जिसमें 3-4 कलर्स हैं, उनको मुझे सेपरेट करना है। अब जो ही मैं उनको इस कॉलम से पास करूँगा, जो ही मैं इस कॉलम से पास करूँगा, चूँकि ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रीन हो, ये अलग अलग कलर्स जो है ना अलग अलग लेवल्स पे एड्जॉर्ब होंगे, क्योंकि इनका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। इनका इंटरेक्शन जो है डिफरेंट। ब्लैक का मानो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। अगर ब्लैक का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा ना, तो ब्लैक जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद मानो कि जो रेड है, तो रेड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लू फॉर एग्जांपल, तो ब्लू यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद मानो कि ग्रीन है, तो ग्रीन यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं ना, वी हैव गॉट अ बैंड ऑफ कलर्स। इनिशियली बैंड ऑफ कलर्स नहीं था, हमारे पास एक मिक्सचर था, और उस मिक्सचर में ये सारा जो है ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये सारा मिक्स किया हुआ था। लेकिन जो ही हमने उस सोल्यूशन को यहाँ से पोर किया, तो बेस्ड ऑन देयर एड्जॉर्प्शन लेवल्स हमें अलग अलग कलर्स के बैंड मिले। तो यही होता है जी क्रोमेटोग्राफी। इसी तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी को कैरी आउट करते हैं। तो रिमेंबर, इट्स अ मॉडर्न मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे मेडिसिन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से, राइट। एंड मोस्टली इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट। अगर कोई प्लांट हो, उससे हमने कुछ डराइव किया हो कलर्ड पिगमेंट्स, तो वी कैन ईजिली सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में क्रोमेटोग्राफी को समझाने की कोशिश की है, दैट्स इट। अगर आपको इतना समझ आ रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं, ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, राइट। अदरवाइज क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स है। वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी, वी हैव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो तो अलग एक हायर कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं गैस लॉज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ we'll be studying about gas laws। ऑलराइट, देखते हैं कि कितना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी हो जाए, फिर इसमें थोड़ा सेव करने में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो गैस लॉज की अगर हम बात करेंगे, तो गैस लॉज बेसिकली हमारे पास 3-4 लॉज है। अब पहले तो एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी गैस के बारे में बात करते हैं, हमें कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हो गया हमारा मास, गैस का मास कितना है m, गैस का वॉल्यूम v कितना है, और गैस का प्रेशर p कितना है, और उस गैस का टेम्परेचर कितना है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें पता होनी चाहिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस। क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं वेरिएबल। आप किसी भी गैस के बारे में बात करेंगे ना साइंटिफिक टर्म्स में, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस गैस का मास कितना है, इस गैस का वॉल्यूम कितना है, इस गैस का प्रेशर कितना है, ये जो गैस है ये आपने किस टेम्परेचर पे स्टोर किया है। तो यही से आते हैं हमारे गैस लॉज। तो पहला जो हमारा गैस लॉ है, पहले देखेंगे हम बॉयल्स लॉ। ऑलराइट,
बॉयल्स लॉ देखिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है और मैं आपको समझाऊंगा, आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे इन लॉज को। देखिए बॉयल्स लॉ, सबसे पहली बात आप इसमें ये याद रखोगे कि बॉयल्स लॉ इज़ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हो ना तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आप याद रखो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स बोलता है कि अगर आप एक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर आप चेंज ही नहीं करते हो, फिर जो उस गैस का प्रेशर होगा, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, दैट इज द pressure of the gas, that is the pressure of the gas, pressure of the gas will be inversely proportional to its volume। ये होता है इनवर्सली का मतलब, ठीक है। जैसे मैंने ये जो है साइन यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और चूंकि मैंने वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में लिखा, इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है इनका। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब ये दोनों जो क्वांटिटीज़ है ना, प्रेशर और वॉल्यूम, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मानो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ गैस है, ठीक है ना, इस कंटेनर में कुछ गैस है और इसी कंटेनर पे मैंने ऊपर से लगाया हुआ है एक पिस्टन। पिस्टन का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर से, ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन, ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन, राइट। अब इस पिस्टन को मैं ऊपर से दबाव भी डाल सकता हूँ, दैट इज़ प्रेशर भी डाल सकता हूँ। अब मानो कि मैंने इस पिस्टन को ऊपर से दबाव डाला, प्रेशर मैंने इंक्रीज़ किया, तो ये कहाँ जाएगा, ये पिस्टन तो आएगा नीचे। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे है ना, ये कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, तो इसी को कहते हैं कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो अब जो है ना पिस्टन, ये अब नई पोजीशन पे आएगा, ये अब आएगा यहाँ पे, पिस्टन जो है अब आएगा यहाँ पे। अब गैस जो है सिमट के आएगा खाली इस वाली स्पेस में, जो आप नीचे स्पेस देख रहे हो ना। तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम जो है बहुत कम हो गया। तो यही है आपका बॉयल्स लॉ। बस अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। अब देखो ना, अब अगर पिस्टन को वापस खींचोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे, अगर आप पिस्टन से प्रेशर रिलीज करोगे, प्रेशर को डिक्रीज करोगे, तो वॉल्यूम तो फिर से वापस जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम फिर से वापस जाएगा, गैस फिर से एक्सपेंड करेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बस दैट्स इट। ऑल राइट, दैट इज इट फॉर बॉयल्स लॉ। अब मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ऐसे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे भी लिख सकते हैं, या और वी हैव वन मोर वे ऑफ राइटिंग, दैट इज PV। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। मतलब आप प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कभी कभी आप मानो कि आपने एक गैस का प्रेशर चेंज किया फ्रॉम P1 टू P2 और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2, तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन बन जाती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब पहले जो इसका प्रोडक्ट था प्रेशर और वॉल्यूम का, चेंज करने के बाद प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है ना फिर भी सेम ही आएगा। इसीलिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो दैट इज सफिशेंट फॉर योर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली समझ आ रहा है ना, एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस इस एग्जाम्पल को याद रखो, ये वाली एग्जाम्पल, इसको याद रखो, इस पिस्टन और इस कंटेनर को। जो ही आप प्रेशर ऊपर से इंक्रीज कर रहे हो तो नीचे से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। बस ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम
अच्छा, जो सिरिंज होता है ना, जो सिरिंज आप शायद बचपन में आपने देखा होगा कि उसमें भी सॉर्ट ऑफ पिस्टन होता है, जो ऊपर से आप प्रेस कर रहे होते हैं ना सिरिंज में, तो वो भी तो एक पिस्टन ही होता है। जब आप ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है ना उसका वॉल्यूम, राइट। तो वही होता है जी बॉयल्स लॉ। ओके, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ है, एक और लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक और लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो वी हैव अनदर लॉ दैट्स कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। अनदर लॉ इज दैट्स कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। पहली बात, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में हम जो है प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट, पी को रखेंगे कांस्टेंट। तो पहली बात आपको याद, पहले आपको क्वेश्चन भी दिया था पहले चार्ल्स लॉ के बारे में, आप बताइएगा कि आपको अब वो क्वेश्चन आता है या नहीं। तो चार्ल्स लॉ यूजुअली वी आर टॉकिंग एट दी कांस्टेंट प्रेशर। फिर क्या होता है, प्रेशर को कांस्टेंट किया, प्रेशर को चेंज नहीं किया, फिर बोलता है चार्ल्स कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस, जो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे पहले हमने क्या बोला, इन्वर्सली, नाउ हम बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप गैस को दे रहे हो ना, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी राइट लाइक दिस, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। अगेन विल बी टेकिंग दिस बीकर, विल बी टेकिंग दिस कंटेनर, और इस पे एक पिस्टन भी है। अभी हम प्रेशर को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पिस्टन को छेड़ ही नहीं रहे हैं, ना हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं ना इंक्रीज कर रहे हैं, बस ऐसे ही हमने छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ गैस है, राइट, यहाँ पे कुछ गैस है यहाँ पे। अब मानो कि हम इसको हीट कर रहे हैं। अब हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेंगे इधर से उधर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी ना, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये इस पिस्टन को पुश करेंगे, ये इस पिस्टन को पुश करेंगे और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल देंगे। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया पिस्टन के साथ, लेकिन चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स में अब एनर्जी आ गई, तो ये तो पिस्टन को पुश करेंगे ना काइनेटिक एनर्जी से, तो ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करोगे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। आपके घर में प्रेशर कुकर है ना, आप उसमें कुछ पकाते हो, कुछ कुकिंग करते हो, उसमें एक नोज़ल लगा होता है ऊपर। अगर वो नोज़ल नहीं लगा होता और आप हीट करते जाते अंदर जो गैस बनता ना, वो प्रेशर कुकर फट जाता। क्यों फट जाता, क्योंकि जो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स थी ना, वो इतना उस प्रेशर को पुश करते कि वो एकदम से फट जाता। ऑलराइट, बट उसमें नोज़ल होता है तो वो जो गैस होता है, वो स्टीम जो होती है वो उधर से निकल जाती हैं। तो चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन है हमारा प्रेशर कुकर। ऑलराइट, तो आई होप कि ये दो लॉज आपको समझ आ गए होंगे। अभी कुछ एक और दो लॉज हमें पढ़ने हैं दूसरे लेक्चर में, इसके थोड़े से एमसीक्यू भी करेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे तीसरे लेक्चर में। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।